हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटॉपर। फ्रेंड्स, बिहार ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर बिहार साइज एंड लोकेशन आपके लिए उपलब्ध है चैनल पर। दूसरे चैप्टर को आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है बिहार का भौतिक विभाजन यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि एनसीईआरटी के तर्ज पर मैंने बिहार के चैप्टर्स को डेवलप किया है। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको किताबों में मिल जाती हैं, लेकिन वो अध्यायवार नहीं होती, और अध्यायवार होती भी हैं तो एक एनसीईआरटी की तरह नहीं होती। तो मैंने, चूँकि एनसीईआरटी किसी भी चीज़ को बहुत ही सिस्टमेटिकली लेके चलता है, तो मैंने उसी को आधार बनाते हुए, उसी से प्रेरणा लेते हुए बिहार को चैप्टर्स में डिवाइड किया है और बिहार भूगोल आपके सामने लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय को। इसके पहले फ्रेंड्स एक बात बता दूँ कि बिहार स्पेशल के सेट भी आपके लिए लगातार अपलोड होते जा रहे हैं, और आगे भी अभी बहुत सारे सेट आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का, बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री का सेट भी तैयार है, जिसमें बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ढेर सारे प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। पहला हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है बिहार की भूगर्भिक संरचना। बिहार की भूगर्भिक संरचना। देखिए फ्रेंड्स, बिहार की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि बिहार के कौन से हिस्से किस तरह की चट्टानों से बने हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने बिहार को 4 भागों में बांट दिया: दक्षिण पूर्वी बिहार, दक्षिण पश्चिमी बिहार, हिमालय का तराई क्षेत्र और हिमालय और छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र के। इस तरीके से 4 पार्ट में हमने इसको बांट दिया पूरे बिहार को, और इसी के हिसाब से हम देखें कि कौन सा हिस्से में कौन सा चट्टान पाया जाता है। तो चलिए मैप के थ्रू देखते हैं। ये बिहार का मैप आपको सामने दिख रहा है। ये रहा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, तो सबसे पहले आता है दक्षिण पूर्वी बिहार, है ना। दक्षिण पूर्वी बिहार यानी ये जो हिस्सा है दक्षिण और पूरब का, इस जगह पे हमें कौन सी चट्टान मिलती है? हमें मिलती है धारवार क्रम की चट्टानें। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी की बात करें तो ये रहा हमारा दक्षिण पश्चिमी पार्ट। इधर हमें मिलती है विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, वहीं अगर हिमालय तराई को देखें तो हिमालय की तराई का क्षेत्र ये वाला आता है। इधर हिमालय की तराई का क्षेत्र है। यहाँ हमें मिलती है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। ठीक है, और हिमालय और छोटा नागपुर क्षेत्र जो है, हिमालय और छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, जो इधर का पठारी क्षेत्र थोड़ा आता है और इधर का हिमालय का जो कुछ क्षेत्र आता है, वो पूरा का पूरा हमें मिलता है क्वाटनरी क्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्वाटनरी चट्टानें हैं ना, क्वाटनरी क्रम की चट्टानें, ये बिहार के अधिकांश भागों में यही पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं बिहार के भौतिक विभाजन पर। देखिए, भौतिक रूप से देखा जाए तो भौतिक बनावट और संरचना के हिसाब से बिहार को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं ये? पहला भाग है शिवालिक पर्वतीय भाग, यानी उत्तर का शिवालिक पर्वतीय भाग। दूसरा है बिहार का मैदान, और तीसरा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए एक झलक मैप पे दिखाती हूँ। शिवालिक श्रेणी जो इधर आती है, इसके बाद ये बिहार का मैदान हो गया और दक्षिण का पठारी क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 3 हिस्सों में बांटा गया है बिहार को फिजिकल तरीके से। ठीक है, फिजिकल डिविजन्स जो हैं वो 3 भाग में है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी का कुल क्षेत्रफल 932 किलोमीटर है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का कुल क्षेत्रफल 932 किलोमीटर। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि ये टर्शियरी चट्टानों से बना है, टर्शियरी भूसंचलन के फलस्वरूप ये बना है। फिर इसके भी 3 उपभाग हैं। ठीक है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो ये देखिए, ये 2 भाग एक एक करके बताती हूँ।
पहला है रामनगर दून। ठीक है, रामनगर दून आपको मैप पे दिखाती हूँ, ये कहाँ है, ये देखिए, ये है रामनगर दून, जो कि छोटी छोटी पहाड़ियों का सीक्वेंस है। इसका कुल विस्तार 214 किलोमीटर स्क्वायर पर है। ठीक है, 214 वर्ग किलोमीटर पे इसका विस्तार है, इसका कुल क्षेत्रफल है। इसकी जो हाइट है रामनगर दून की, वो है 240 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट है 240 मीटर। और हरहा नदी है यहाँ पे, हरहा नदी के दक्षिण में, हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है रामनगर दून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पूरे के पूरे पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। 214 वर्ग किलोमीटर, अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर और हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित। और मेनली ये पश्चिमी चंपारण में ये पूरा का पूरा रामनगर दून आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी में देखिए, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 75 वर्ग किलोमीटर। सोमेश्वर श्रेणी का कुल क्षेत्रफल है 75 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 75 स्क्वायर किलोमीटर। ये पश्चिम में त्रिवेणी नहर से लेके भिखना ठोरी, ठीक है, भिखना ठोरी तक विस्तृत है। त्रिवेणी नहर से लेके भिखना ठोरी तक विस्तृत है। एक तरह से देखिए तो इस श्रेणी का जो शीर्ष भाग है ना, वो बिहार और नेपाल के बीच बॉर्डर का भी काम करता है। आइए दिखाऊं, ये मैप में कहाँ पे है। ये रहा सोमेश्वर श्रेणी, और ये बिहार नेपाल के बीच बॉर्डर का भी काम करता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई है 874 मीटर। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है 874 मीटर। अच्छा, इसकी चोटी का नाम क्या है, सर्वोच्च चोटी का? उसका नाम है फोर्ट सोमेश्वर। फोर्ट सोमेश्वर। ठीक है, अब कुछ नदियां यहाँ से होके बहती हैं और इसकी वजह से इन नदियों ने कुछ महत्वपूर्ण दर्रे बनाए हैं। नदियों के बहाव के कारण इस क्षेत्र में कई सारे दर्रे बन गए हैं, जिनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट दर्रा है, और ये दर्रे बिहार और नेपाल के बीच की कनेक्टिविटी बनाते हैं। इन दर्रों में है सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा और मरवट दर्रा। ठीक है, ये 3 इम्पॉर्टेंट पासेस नदियों ने यहाँ पे बनाए हैं, जो कि बिहार और नेपाल के बीच की कनेक्टिविटी को बनाते हैं। यहाँ पर मेनली देखिए तो मुलायम बलुआ पत्थर भी मिलता है यहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। दून घाटी। देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम शिवालिक श्रेणी को जो 3 उपविभागों में बांटा गया है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें से हमने 2 चीज़ें देखी, पहली रामनगर दून और दूसरी सोमेश्वर श्रेणी। तीसरी जो है वो है दून घाटी। ये रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच में स्थित है। चलिए मैप पे दिखाती हूँ। ये यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्थित है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कुल 24 किलोमीटर लंबी घाटी है। इसको हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं, क्योंकि हरहा नदी यहीं से, हरहा नदी इस घाटी का निर्माण करती है। हरहा नदी के पास इस घाटी का निर्माण होता है, इसलिए इसको हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। और ये 24 किलोमीटर लंबी घाटी है। देखा जाए तो ये गंगा का जो जलोढ़ मैदान है ना, उससे थोड़ा सा ऊंची है। ठीक है, थोड़ी ऊंची ही है उससे। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से बिहार के भौतिक विभाजन में हमने शिवालिक श्रेणी को देखा, और आपने ध्यान दिया हो ये पूरी की पूरी शिवालिक श्रेणी पश्चिम चंपारण में ही स्थित है। आगे हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बिहार का मैदान। ये बिहार का मैदान भारत का जो उत्तरी मैदान है ना, उसका एक प्रमुख भाग है। बिहार का मैदान पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन का ही हिस्सा है।
इसका कुल क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बिहार के मैदान का कुल क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर है और बिहार के टोटल एरिया का ये 95% है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का ये 95% है जो कि मैदानी हिस्सा है। उत्तर के पर्वतीय और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच ये स्थित है। चलिए इसको भी मैप में देखते हैं। यहाँ पर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है और ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। इसके बीच का जो हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा बिहार का विशाल मैदान है। देखा जाए तो इसका निर्माण गंगा और इसकी जो सहायक नदियां हैं इन्होंने मिलके किया है। ये पूरा का पूरा मैदान है। ये तो आप जानते ही होंगे कि मैदानों का निर्माण जो होता है ना, वो नदियाँ मिलके करती हैं। नदियों से बनता है मैदान अक्सर। कारण क्या होता है कि नदियाँ अपने साथ जो भी सिल्ट और जो भी निक्षेप वगैरह लाती हैं उसको डिपॉजिट करती जाती हैं और इसी डिपोजिशन की वजह से जलोढ़ मिट्टी से ये मैदान निर्मित होता है। यहाँ भी गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, घाघरा, बूढ़ी गंडक, गंडक, कोसी, बागमती, कमला, इन सारी नदियों के लाए हुए जो भी निक्षेप रहे हैं, जो भी मिट्टी आ रही हैं, जो भी अवसाद रहे हैं, उनकी वजह से इस मैदान का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं। इस मैदान को 2 उपविभागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो चूँकि ये देखिए, गंगा नदी पूरे बिहार को 2 भागों में बांटती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये पूरे बिहारी मैदान को 2 भाग में बांटती है। एक उत्तर का मैदान और दूसरा दक्षिण का मैदान। ठीक है, ये पूरे के पूरे मैदान की जो ढाल है ना, वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। मेनली उत्तरी मैदान को आप देखेंगे, एक एक करके दोनों मैदानों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे मैदान की ढाल जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है और ये ढाल कितनी है? 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर के हिसाब से इसकी औसत ढाल है। आगे देखते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इस मैदान के विषय में। पहली बात कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 95% ये कवर करता है। दूसरी चीज़ कि उत्तरी पर्वतीय और दक्षिणी पठारी क्षेत्र के बीच ये स्थित है। तीसरी बात है 2 उपविभाग इसमें हैं, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, तीसरी चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 60 से 120 मीटर के बीच। 60 से 120 मीटर के बीच समुद्र तल से इस मैदान की ऊंचाई है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के द्वारा ये निर्मित है और इसकी गहराई 1000 से 1500 मीटर के बीच है। कहीं कहीं पे इसकी गहराई कुछ ज़्यादा भी हो जाती है। अब इसके डिविजन्स को देखते हैं। जो 2 भागों में गंगा नदी इस मैदान को बांटती है उसको देख लेते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स बता दूं कि कई बार ह्यूमन एरर की वजह से कुछ गलतियां हो जाती हैं। कभी कुछ टंग स्लिप हो जाता है या कभी कुछ गलती से कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें होने पर जब हमारे नोटिस में वो चीज़ें आती हैं ना, तो हम 1 से 2 दिन में उस गलती को सुधार करके कमेंट बॉक्स में लिख के पिन कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा। अगर ऐसा होता भी है तो हम उसको जल्दी ही कमेंट बॉक्स में लिख के उसका क्लैरिफिकेशन उसको सही करके और उसको पिन कर देंगे। ठीक है, और ऐसी गलती अगर जो भी हुई है या होती है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। चलिए, तो अब हम देख रहे हैं गंगा के मैदान को जो 2 भाग में बांटा गया है। पहले हम देखेंगे उत्तरी मैदान। आपको मैप में भी नज़र आ रहा होगा, गंगा नदी ने पूरे बिहार के मैदान को 2 पार्ट में बांटा। तो उत्तरी मैदान गंगा नदी के उत्तर में है। जो भी उत्तर की दिशा से आकर के गंगा में सहायक नदियाँ मिलती हैं उनके द्वारा उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ है। इसको गंगा का मैदान भी कहते हैं, गंगा का उत्तरी मैदान भी कहते हैं। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं जो इसमें मिलती हैं? गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, जो मुख्य नदियाँ हैं। चलिए देखते हैं इनके लोकेशन को। और जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है, गंडक,
इधर घाघरा, ये रही घाघरा नदी, ये गंडक है, ये रही बूढ़ी गंडक, बागमती जो आके फिर बूढ़ी गंडक में ही मिल जाती है, कोसी, ठीक है। ये सारी नदियाँ मिलकर के उत्तर के मैदान का निर्माण करती हैं। ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा उत्तरी मैदान जो है ये दोआबों में वर्गीकृत है। दोआब क्या होता है? देखिए, दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच की जो ज़मीन होती है ना, बीच का जो मैदानी हिस्सा होता है, जो भूमि होती है, उसको दोआब कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा उत्तरी मैदान दोआबों में ही बटा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये गंगा और घाघरा के बीच का दोआब है, फिर घाघरा गंडक के बीच का दोआब दिख रहा है आपको, इसके बाद गंडक बूढ़ी गंडक के बीच का दोआब है। साथ ही साथ यहाँ से देखिएगा तो बूढ़ी गंडक और बागमती के बीच में भी दोआब हिस्सा है, बागमती कोसी के बीच है, और यहाँ पे महानंदा है, तो कोसी और महानंदा के बीच भी दोआब है। इस तरीके से कई सारे दोआबों में ये पूरा का पूरा उत्तरी मैदान बटा हुआ है। मुख्य रूप से उत्तरी मैदान में 3 दोआब हैं, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। ये 3 मुख्य दोआब हैं जिन्होंने पूरे के पूरे उत्तर बिहार के मैदान का निर्माण किया है। उत्तर बिहार के बारे में आपको पता होगा कि हर वर्ष यहाँ पे बाढ़ आती है। विशेष रूप से जो कोसी नदी है ये अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इसी वजह से ये अक्सर मार्ग अपना बदल लेती है, इसी कारण बाढ़ आ जाती है। देखिए, दोआब को मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि दोआब क्या है, ये 2 नदियों के बीच की भूमि है। बाढ़ आने के कारण एक विशेष प्रकार की आकृति भी बनती है जिसको दियारा प्रदेश कहते हैं। होता क्या है कि चूँकि इस मैदान में नदियों के बीच बाढ़ आने के कारण कई तरह की विशेष आकृति बनती हैं, जिसमें से एक है दियारा प्रदेश। और ये दियारा प्रदेश कहाँ बनता है? गंगा के उत्तरी मैदान में बनता है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ चौर तथा मन की आकृति भी बनती है। अब ये चौर और मन क्या है? मन को क्षारण भी कहते हैं, ठीक है। तो चौर जिसको हमारे यहाँ बातचीत की भाषा में चंवर कहा जाता है, और क्षारण, ये दोनों ही आकृतियाँ नदी की धाराओं से बनती हैं, ठीक है। ये सारे की सारी, अभी मैंने आपको 3 आकृतियों का नाम बताया, दियारा, चौर और मन। ये सभी कहाँ पाई जाती हैं? ये सब के सब पाई जाती हैं गंगा के उत्तरी मैदान में, जो बिहार में उत्तर का मैदान है उसमें पाई जाती है। इसके साथ ही चलते हैं हम दक्षिणी मैदान की तरफ। देखिए, दक्षिणी मैदान को हम देखें तो ये गंगा के दक्षिणी तट से लेके छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। चलिए मैप में दिखाऊं आपको। ये देखिए, गंगा का ये दक्षिणी तट है, यहाँ से लेके छोटा नागपुर पठार तक गंगा का दक्षिणी मैदान स्थित है, ठीक है। साथ ही इस दक्षिणी मैदान की बात करें तो इसका कुल जो विस्तार है वो 33,670 वर्ग किलोमीटर है। 33,670 वर्ग किलोमीटर। साथ ही साथ इसमें कुछ मुख्य पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे इसमें गया की पहाड़ी पाई जाती है, राजगीर की पहाड़ी पाई जाती है, खड़गपुर की पहाड़ी पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में लिख रखी हैं और इसकी ऊंचाई भी मेंशन की हुई है, ठीक है, तो सब आपको मिल जाएगा। तो ये इसकी जो औसत ढाल है, अब आप देख रहे हैं कि उत्तर बिहार में जो नदियों का बहाव है वो उत्तर से दक्षिण है, लेकिन दक्षिण बिहार में जैसे सोन नदी है, पुनपुन नदी है, ये सारी नदियाँ दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही हैं, ठीक है। कर्मनासा, सोन, फल्गु, ये सारी नदियाँ हैं। मुख्य रूप से ये जो मैदान है ये बलुई मिट्टी से बना हुआ है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ बलुई मिट्टी यहाँ पे जो है उसी से बना है ये पूरा का पूरा मैदान। साथ ही साथ गंगा के दक्षिणी तटबंध से लगे हुए दक्षिण की ओर यहाँ पे कुछ गहराई वाले क्षेत्र मिलते हैं। देखिए, गंगा का जो दक्षिणी तटबंध है इससे लगा हुआ दक्षिण की तरफ कुछ गहरा क्षेत्र मिलता है जिसको हम टाल कहते हैं। इसको आप ताल या तालाब के तरह भी जान सकते हैं, इसको टाल कहते हैं, ठीक है। यानी अभी मैंने आपको 3 आकृतियाँ बताई थी,
दियारा, चौर, मन जो कहाँ मिल रहा था? उत्तरी मैदान में। टाल कहाँ मिल रहा है? दक्षिणी मैदान में। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्षेत्र का जो मुख्य दोआब है वो है गंगा सोन दोआब। ठीक है, साथ ही अन्य कुछ दो और भी भाग हैं, एक तो मगध का मैदान और दूसरा अंग का मैदान। ये दोनों मैदान भी दक्षिणी मैदान में ही पाए जाते हैं, दक्षिणी मैदान का ही भाग है। यानी कि दक्षिण का मैदान भी 3 पार्ट में बटा हुआ है, एक तो गंगा सोन दोआब, दूसरा मगध का मैदान, तीसरा अंग का मैदान। जो मुख्य मिट्टी यहाँ पे मिलती है इन मैदानों में वो है कॉप मिट्टी। कॉप मिट्टी कैसी होती है? चिकनी, पीली और दोमट मिट्टी होती है। इस मैदान के दक्षिण में रेतीली मिट्टी भी मिलती है और ये पूरी की पूरी पटना से लेकर के लखीसराय तक ये फैली हुई है। पटना से लखीसराय तक फैली है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे उपभाग पे, जो हम बिहार के भौतिक विभाजन में हमने देखा था। पहला था शिवालिक, दूसरा था बिहार का मैदान, ये दोनों हमने देख लिया, और तीसरा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो अब हम दक्षिणी पठारी क्षेत्र को देखेंगे। दक्षिणी पठारी क्षेत्र का विस्तार पश्चिम में कैमूर से पूर्व में मुंगेर और बांका तक है। चलिए मैप पे दिखाती हूँ इसको। यहाँ पे पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो पश्चिम में कैमूर से लेकर इधर पूर्व में मुंगेर और बांका तक दक्षिणी पठारी क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, इसमें हम देखें तो इसमें नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टान वगैरह काफ़ी मिलते हैं। यहाँ पे सोन नदी है जो कि कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। कैमूर के पठार में हमें बलुआ पत्थर काफ़ी मिलता है। बलुआ पत्थर की बहुलता है कैमूर के पठार में। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। यहाँ पे बिहार में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर पूरा का पूरा आपका पश्चिमी चंपारण में है और साथ ही ये शिवालिक श्रेणी के अंडर में आता है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की भू आकृति कैसी है? तो जैसा कि आप मैप देख रहे हैं ये लगभग आयताकार है। नेक्स्ट है पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक श्रेणी में किस चट्टान की प्रधानता है? यहाँ पे परतदार चट्टानें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? 75 किलोमीटर। मैंने आपको बताया कि सोमेश्वर श्रेणी का जो शीर्ष भाग है वो भारत और नेपाल के बीच सीमा का भी काम करता है और यहीं पर से बहुत सारे दर्रे भी निकले हैं। तो 75 किलोमीटर की सीमा ये बनाती है और 3 दर्रों का नाम मैंने आपको बताया था। एक दर्रा था सोमेश्वर, दूसरा भिखना ठोरी और तीसरा दर्रा कौन सा था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके साथ ही बिहार ज्योग्राफी का ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरे चैप्टर के साथ हम जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगे। तीसरा चैप्टर बिहार की नदियों पर होगा, यानी अपवाह तंत्र पर होगा। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम पे होगा, बिहार के अपवाह तंत्र पर, बिहार के ड्रेनेज पर। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। थैंक यू।